महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य। घर के सामने पहुंचकर ही जैसे शरीर में एक कपकपी सी दौड़ गई। काफी पुराना सा घर था, 2 मंजिला, मगर ऊपर के सारे मंजिलों की खिड़कियों को बाहर से अलग से ईंटों से चुनवा दिया गया था। मगर ऐसा क्यों? कोई अपने घर को इस तरह से बंद क्यों करेगा? जब खिड़कियां बनी हैं तो उसे अलग से बंद करना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वैसे मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूं और थ्रिल एडवेंचर स्टोरीज कलेक्ट करना मेरा काम है। इस वक्त मेरे साथ मेरा मित्र अभिनव है। हम दोनों इसी तरह के काम में जुटे रहते हैं। जब भी शहर से कोई इस तरह की थ्रिल एडवेंचरस स्टोरी के बारे में बात उठती है तो हम उसके पास पहुंच जाते हैं, उसका इंटरव्यू लेने, और फिर उस पर एक स्टोरी बनाकर पेपर पर पोस्ट करते हैं। पिछले दिनों इसी घर से हमें एक कॉल आया था जिसमें कहा गया था कि कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हमें यहाँ मिलने वाली है। ये घर वैसे शहर से काफी दूर है, आसपास घरों की कमी है। अब मेन बाईपास के पास है। हाँ, अभी बाईपास बने हुए कुछ ही समय हुआ है, शायद इसीलिए आसपास उतने घर नहीं है। मगर जैसे ही समय बीतेगा हमें पूरा विश्वास है इस जगह जमीन मिलनी मुश्किल हो जाएगी। खैर, हमें उस बात से क्या, आइए घर के अंदर चलते हैं। हमने जाकर दरवाजा खटखटाया। कुछ देर प्रयास के बाद अचानक दरवाजा चरमराकर खुल गया। काफी पुराना दरवाजा है या फिर कब्जों में तेल नहीं डाला गया है। खैर, अंदर से एक जो व्यक्ति निकला उसे देखकर भी हम थोड़ी सी सिहरन में भर गए। वैसे अभी जनवरी के अंत का महीना है, ठंड कम ही है, मगर यह व्यक्ति तो सर से पैर तक मोटे कंबल में डबका हुआ है। क्या इसे इतनी ठंड लग रही है? जो हाथ बाहर है वो भी इतने दुबले से हैं जैसे जैसे स्पष्ट नरकंकाल सा हो। कुछ पल को तो हम डर गए, कहीं किसी भौतिक घर में तो नहीं आ गए। मगर इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं। नहीं, इस समय कोई भी भूत प्रेत प्रकट नहीं होता है। आसमान में धूप भी खिली हुई है। व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता अगर इस तरह का कोई प्राणी होता तो। हमने कहा, मिस्टर सान्याल। सान्याल, आप लोग प्रेस से? हाँ, आपने फोन किया था? हाँ, आइए। हम उसके साथ अंदर चले गए। घर ठीक ठाक था मगर उतना व्यवस्थित नहीं था। बरामदे में ही एक सोफे पर हम बैठ गए। माफ कीजिएगा, तबीयत जरा ठीक नहीं है, इसलिए आराम कर रहा था। कुछ दिनों से बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। लगता है मेरे अंत के दिन करीब आ गए। अरे, ऐसा क्यों कह रहे? नहीं, सच में जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसके बाद मुझे नहीं लगता है ज्यादा दिन में बचूंगा। तो हमें बताइए, हम सब कुछ पेपर में छापेंगे और अगर कुछ आपकी मदद हो सकी तो। नहीं, आप क्या मदद करेंगे? उसने कंबल थोड़ा सा पीछे किया। उसका चेहरा अजीब सा सफेदी लिए हुआ था, जैसे जैसे शरीर में खून हो ही ना। उसने काले रंग का चश्मा पहना हुआ था। आसपास का परिवेश, उसकी वेशभूषा देखकर अब हमें थोड़ा सा तो डर लगने लगा था। कहीं ये कोई स्मगलिंग गिरोह का सदस्य तो नहीं? हम लोगों को यहां बुलाकर फांस कर
किडनैप करना चाहता हो, या हमें किडनैप करके हमारे बदले में किसी बड़े नक्सली या आतंकवादी को छुड़ाने का प्लान तो नहीं है। हमने तीखी नजरों से घर में आसपास निहारा, मगर स्पष्ट हो गया कि इस वक्त घर में हम तीनों के अलावा कोई भी नहीं है। मगर इसकी ऐसी अजीब वेशभूषा क्यों? तभी मुझे महसूस हुआ कि वो थॉट रीडिंग जानता है, क्योंकि मैं मन में क्या सोच रहा हूं ये उसे पता चल गया। असली में कुछ दिनों से मेरी आंखें खराब है, इसलिए धूल धूप लगाना मना है, सो हर समय ये चश्मा पहने रहना पड़ता है। इंसान भी क्या क्या सोचते रहता है। आप अपनी कहानी शुरू करें। 2 मिनट दादा, मैं टेप रिकॉर्डर ऑन कर दूं। अभिनव ने टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। आजकल वैसे काफी सुविधा हो गई है। मोबाइल रिकॉर्डिंग चालू हुई। उसने बोलना शुरू किया। असली में अपनी उम्र के 28वें साल में मैंने प्रेम का अनुभव किया। मालती प्रेम बनकर मेरे जीवन में आई। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। अब अक्सर ऑफिस के बाद साथ घूमना, भविष्य के सपने देखना, शादी के बाद जीवन कैसा होगा, ये हमारा काम था। मालती को क्लीन शेव बहुत पसंद है, इसलिए मैं भी शौकीन बनता गया। रोज सुबह दाढ़ी बनाता, अच्छी सी सेंट लगाता, अच्छे कपड़े पहनकर ऑफिस जाता। ऑफिस में मुझे मजनू भाई कहने लगे थे लोग। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि मालती ने कहा कि हमारा एक अपना घर होना चाहिए। मेरी पुश्तैनी मकान था गांव में, मगर शहर में अपने घर की कल्पना सच में बहुत प्यारी होती है। मैंने वो मकान बेचकर ये घर खरीदा। बाईपास के पास है, थोड़ा सा जनमानस से दूर अवश्य है, मगर भविष्य में यहाँ बहुत तरक्की होने वाली है। अच्छे खासे दाम में ही घर मिल गया। सुंदर 2 मंजिला। मगर कुछ दिन यहां रहने के बाद ही मुझे समझ में आया कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। बातें करते करते वो व्यक्ति कुछ देर के लिए रुक जाता था और बार बार दीवार पर टंगी हुई बड़ी सी दीवार घड़ी की ओर देखता था। इस वक्त 5:15 बज रहे थे। मैं इस घर में आकर शिफ्ट हो गया और रहने लगा। नीचे तल की अपेक्षा ऊपरी तल मुझे बहुत पसंद है। हवादार, सुंदर कमरे। मगर सच बताऊं, वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। आज आप मुझे जिस हाल में देख रहे हैं, वहां रहने की वजह से ही मैं इस हाल में पहुंच गया। पता नहीं, अजीब सी मानसिक दशा का निर्माण करते हैं वो कमरे। कभी ऐसा लगता है जैसे कोई आपके साथ है। कभी ऐसा लगता है कि पास वाले कमरे में बहुत सारे लोग हंस रहे, खिलखिला रहे। ऐसे ही दिन बीतने लगे। धीरे धीरे मेरे अंदर इस बात का प्रभाव आने लगा। मैं चिड़चिड़ा सा होने लगा। मालती से भी अब कम ही मिलता था। ज्यादा समय इस घर में बिताने लगा। कुछ देर के लिए वो चुप हो गए। मैंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आपने फोन पर एक दुस्सपने के बारे में बात की थी। क्या था वो बुरा सपना? हाँ, बुरा सपना। हाँ।
पूरा सपना क्या था? उसने तो मेरी मेरी जिंदगी बदल दी। एक रात मैं सो रहा था, तभी तभी अचानक नींद खुली। आसपास घनघोर अंधेरा था। सोचा लोड शेडिंग की वजह से लाइट चली गई होगी। मुझे रात में कमरे की लाइट जलाकर सोने की आदत है। फिर महसूस किया कि सिर्फ लाइट ही नहीं, बाईपास से रात में आने वाली गाड़ियों की आवाज भी नहीं आ रही है। आसपास हाथ मारकर देखने की कोशिश की कि मैं घर में ही हूं या कहां हूं। और तभी मेरी नजर पड़ी ऊपर छत की तरफ। देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। ये क्या था? ऊपर घर की छत नहीं थी, काला आसमान था। मगर वो लाल रोशनी क्या थी? ऐसा लग रहा था जैसे दो बड़े बड़े लाल बल्ब जल रहे हैं आसमान में। पूरा आसमान आधे लाल आधे काले रंग में भरा हुआ था। मैंने आंखें छोटी करके उसे सहाय करने की कोशिश की और गौर से देखने की कोशिश की। और जो मैंने देखा, मैं कांप उठा। वो लाल रंग की रोशनी नहीं, तो लाल आंखें थी जो मुझे घूर रही थी, जिनकी ओर देखते ही मैं जैसे सम्मोहन में बदलने लगा। एक अजीब सा सम्मोहन, जहां मैं नहीं हिल पा रहा, डुल पा रहा हूं और नहीं बोल पा रहा हूं। बस देखता रहा। उसके बाद सुबह नींद खुली और फिर मेरा जीवन ही बदल गया। मालती को फोन लगाया तो उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अपने ऑफिस में फोन लगाया तो बॉस ने कहा मैं वहां काम ही नहीं करता हूं। सब कुछ जैसे बर्बाद सा हो गया। मैंने डर के ऊपर रहना ही बंद कर दिया। मैं नीचे ही रहने लगा। मगर फिर एक रात सोने से पहले खिड़की के पास खड़ा था। तभी मैंने देखा कि स्ट्रीट लाइट चलने बुझने लगा, जैसे टिमटिमा रहा हो। और उस टिमटिमाते स्ट्रीट लाइट में जब भी अंधेरा होता, वहां से काली परछाई जमीन पर आने लगी। 1 2 3 10 50 परछाइयों को जैसे झुंड उतरने लगा था। और सब धीरे धीरे चलते हुए मेरी खिड़की की तरफ आने लगे। हाँ, वो काली परछाइयां मेरी खिड़की की तरफ आ रहे थे। मैंने तुरंत ही खिड़की बंद कर ली। उस दिन के बाद से नीचे के कमरे की सारी खिड़कियां भी बंद रखता हूं। बातों का सिलसिला अचानक रोककर उसने हमसे पूछा, शाम ढल गई क्या? नहीं, अभी थोड़ी रोशनी बाकी है। उस व्यक्ति की बातों को सुनकर जिस निर्णय पर मैं पहुंचा, उसके अनुसार उसे शायद स्लीप पैरालिसिस की बीमारी है। ये सोने की ऐसी अवस्था है जिसमें हम जाग तो जाते हैं, मगर हमारे मस्तिष्क का शरीर के विभिन्न हिस्सों पर कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए चाहकर भी न तो हम हिलडुल पाते हैं और नहीं बोल पाते हैं, मगर आसपास की परिस्थितियों से हम पूर्णतः जागृत होते हैं। मगर इसके साथ साथ हमारी आंखों की पुतलियां बहुत तेज गति कर रही होती है और एक सपना सा देख रही होती है। अवचेतन और चेतन मन के मिलन की एक अजीबोगरीब अवस्था है ये। और शायद गर्लफ्रेंड के साथ इनका ब्रेकअप भी हो गया था और किसी कारण से ऑफिस की नौकरी भी छूट गई, जिसे इन्होंने एक अलग ही रंग में ढाल लिया। खैर, हमें इससे क्या, हम तो इसी को मिर्च मसाला लगाकर एक अच्छी सी कहानी बनाकर
बेच देंगे। तभी अचानक घड़ी ने 7 बजने का इशारा किया। अभिनव बोला, सर एक फोटो ले लूं पेपर में छापने के लिए, बस एक। मैं फोटो नहीं खिंचाता। एक सर, अब जैसे वैसे रहेगी, बस फोटो लेना है। अच्छा, अब शाम ढल गई क्या? हाँ, बाहर अंधेरा छाने लगा है। मुझे अब तक समझ में नहीं आया था कि आखिर बार बार वो व्यक्ति शाम ढलने की बात क्यों कर रहा है, कि तभी मुझे धीरे धीरे सारी बात स्पष्ट हो गई। अब तक जो भी कहानी वो हमें सुना रहा था वो सिर्फ कोरी कल्पना थी, हमें इस कमरे में रोके रखने के लिए। वो सिर्फ टाइम पास कर रहा था, शाम ढलने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि असल में हम लोग इस वक्त ना तो किडनैप हुए कोई लोग हैं, ना ही प्रेस रिपोर्टर है, क्योंकि उसने एक शब्द कहा था। जैसे ही मैंने कहा हाँ शाम ढल गई, वो बोल पड़ा, मेरे खाना खाने का समय हो गया। मैंने महसूस किया अपनी गर्दन के पास ठंडी गर्म सांसों का सम्मिश्रण। और समझ गया कि वो व्यक्ति असली में एक वैम्पायर है, जिसने आज खून पीने के लिए जाल फेंककर मुझे और अभिनव को अपने घर बुलाया है।